नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। मैं हूं राकेश। बिस्तर से जंग से लड़कर बिस्तर को यहाँ पर सुबह सुबह हम जंग से लड़ते यानी कि सुबह उठते हैं बहुत ही मशक्क़त के बाद, और मन को गद्दे से ऊपर लाकर अगर हम सुबह 5 बजे की महफिल में शामिल हो जाते हैं तो वाकई में मन को सुकून मिलता है और हम सुबह सुबह इसका लाभ भी उठा सकते हैं और मन को शांति दे सकते हैं, कम से कम 1 घंटे के लिए तो ज़रूर। और ये हमारे सेहत के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। और कहते हैं कि सुबह के शांत वातावरण में जब हम भजन को सुनते हैं तो हमारा जो पूरा दिन होता है वो मंगलमय होता है। तो क्यों ना इसी बात पर सुबह के माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए एक भजन की प्रस्तुति हो जाए। और मैं बता दूं कि जो भजन हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, अघन पंचमी राम विवाह प्रसंग आने वाला है जो 6 तारीख को है, उसी पर आधारित ये भजन है जिसकी प्रस्तुति दे रहे हैं ऋषि कुमार। देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी बाग में वो खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को। चारों अखियाँ लड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी। सखी ने कहा जानकी के लिए, एक सखी ने कहा जानकी के लिए, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुधर, रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुधर। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोवल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोवल कुंवर। दिल में शंका पड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे 21 नवंबर, यानी कि मैं बता दूं कि आज का दिन काफ़ी ऐतिहासिक इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। तो सबसे पहले बिहार बिहान की पूरी टीम डीडी बिहार के पूरे परिवार की तरफ से आप तमाम दर्शकों को विश्व टेलीविज़न दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। विश्व टेलीविज़न दिवस मानने की शुरुआत जो है कैसे हुई और टेलीविज़न ने हमारे जीवन का जो स्तर है कितना बदला, क्या प्रभाव देखने को मिला, एक छोटी सी सॉफ्ट स्टोरी के माध्यम से समझने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं विश्व टेलीविज़न दिवस पर आधारित ये विशेष स्टोरी। हर साल 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविजन डे मनाया जाता है। ये एक ऐसा आविष्कार है जिससे दुनिया भर से जुड़ी खबरों के बारे में जान सकते हैं। इसमें मनोरंजन, शिक्षा और राजनीति आदि जैसे क्षेत्र शामिल है। यही कारण है कि इसके महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल टेलीविजन डे मनाया जाता है। ये सूचना का एक ऐसा माध्यम है जिसने समाज में एक अहम भूमिका निभाई है। इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के चलते हम दुनिया में हो रही चीजों के बारे में जागरूक रहते हैं। नवंबर 1996 में संयुक्त राष्ट्र ने पहला वर्ल्ड टेलीविजन फोरम आयोजित किया था। इसमें कई प्रमुख मीडिया हस्तियां भी शामिल हुई थी।
यहाँ टेलीविजन के बढ़ते महत्व के बारे में चर्चा की गई थी और इस दौरान संयुक्त राष्ट्र ने 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाने की घोषणा की थी। टेलीविजन का आविष्कार एक स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लॉगी बेड ने किया था। वही बता दें कि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत साल 1940 में हुई थी। टीवी का आविष्कार होने के लगभग 3 दशक बाद भारत में टीवी आया। यूनेस्को की मदद से नई दिल्ली में 15 सितंबर को साल 1959 में टेलीविजन की शुरुआत हुई थी। टीवी की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के अंतर्गत हुई थी। टीवी का पहला ऑडिटोरियम आकाशवाणी भवन में बना और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो विश्व टेलीविजन दिवस हम मना रहे हैं और बता दें कि विश्व टेलीविजन दिवस मनाने के क्रम में हमारे बीच हमने जो निमंत्रण दिया अपने खास मेहमान से, क्योंकि इसी पर आज हमारी गुफ्तगू होगी, चर्चा होगी और हमारे जो बीते हुए पल है, जिस ब्लैक एंड वाइट के साथ हमने बचपन गुजारा और अब बड़े हुए और टीवी का स्वरूप टेक्नोलॉजी के आधार पर जिस तरह से बदलता गया, उन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे। और इसी क्रम में आज हमारे बीच मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मगनदेव नारायण सिंह जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आप अपना बेहतर जो आपका जो एक लंबा अनुभव रहा है और आप उसके भी समांतर हकदार भी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत करना चाहेंगे मगनदेव नारायण सिंह जी हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में आपका। आज विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जा रहा है। टेलीविजन के अगर इतिहास की अगर हम बात करें तो इसे आप किस तरह से याद करना चाहेंगे? टेलीविज़न ने हमारे देश में जब भारत में आया किस तरह की क्रांति आए और कितना बदलाव आपने देखा अभी तक, जोड़ चाहेंगे बताएं। देखिए, पहले आकाशवाणी था और जब आकाशवाणी पर लोग कोई खबर सुनते थे तो उनके मन में ये बात उठती थी कि काश हम इस खबर को देख भी सकते। तो सबसे पहले आपको स्मरण होगा कि महाभारत काल में जब धृतराष्ट्र को संजय पूरे कुरुक्षेत्र का दृश्य बताते थे तो लोगों को लगता था कि वो भाई किस प्रकार से देख पाते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध को, अब वर्णन कर पाते हैं। क्या ऐसी व्यवस्था आज नहीं हो सकती है कि हम जिस खबर को सुनते हैं उस खबर को हम देख भी सकें? और ये जिजीविषा जो लोगों के मन में थी, ये उत्कंठा जो लोगों के मन में थी, उस उत्कंठा ने टीवी को जन्म दिया। आपने बहुत बेहतर कहा कि पहले एक स्कॉटिश साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था और पूरे विश्व में फैलने के बाद 3 दशक के बाद भारत में ये आया और सबसे पहले दिल्ली में आया। दिल्ली में आया तो भारत में एक क्रांति सी हो गई। तमाम लोग सोचने लगे और दिल्ली से बाहर के लोग जब कभी दिल्ली जाएं तो उनका एक टूरिज़्म की योजना में दूरदर्शन देखना भी था। वो पता करते थे किसके यहाँ टीवी है, उनके मित्र, उनके सगे संबंधी जिनके यहाँ भी टीवी होता था वो वहाँ जाते थे और टीवी देखते थे और अचंभित हो जाते थे। उस वक्त सेटेलाइट से ये सारा काम होता था और धीरे धीरे अन्य शहरों में भी, दिल्ली के बाद बम्बई, मद्रास, अन्य शहरों में भी दूरदर्शन फैलता गया। इसके अपने स्टेशन होने लगे, इसके अपने कार्यक्रम होने लगे और जो अपने कार्यक्रम थे उसके साथ साथ समाचार दर्शन ये भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो गया था। लोगों की रुचि बहुत इसमें बढ़ गई थी। फिर कुछ ऐसे कार्यक्रम हुए जिससे ने लोगों को टेलीविज़न से बिल्कुल चिपका के रख दिया, जैसे रामायण, महाभारत, नुक्कड़ नाटक, ये सब एक ऐसे कार्यक्रम दूरदर्शन में इतने चर्चित और मनोरंजक कार्यक्रम थे कि लोग सारा काम छोड़ के उस समय में जबकि वो कार्यक्रम होता था टीवी के सामने बैठ जाते थे। इस प्रकार से दूरदर्शन का प्रचार शुरू हो गया। दूरदर्शन के कई प्रकार के सेट आए, लेकिन फिर जो एशियन गेम हुआ तो ब्लैक एंड वाइट से ये टीवी रंगीन हो गया और जब ये रंगीन हुआ तो समझिए कि लोगों का मन मिजाज भी रंगीन हो गया इस दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देख करके। धीरे धीरे प्राइवेट चैनल्स भी आने लगे, लेकिन दूरदर्शन की महत्ता कभी कम नहीं हुई। आज जो आप दूरदर्शन में देख रहे हैं ये एक लंबी यात्रा है दूरदर्शन की, और जिस स्थल पर यह दूरदर्शन अब पहुंचा है
कुछ लोग कहते हैं कि भाई प्राइवेट चैनल्स के आने के बाद दूरदर्शन की महत्ता कम हो गई है, लेकिन ये गलत है। जब दूरदर्शन आया तो एक ये चर्चा भी होने लगी थी कि अब प्रिंट मीडिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ना तो प्रिंट मीडिया ख़त्म हुई और न दूरदर्शन टेलीविज़न की महत्ता कम हुई। तो मैं समझता हूँ कि आज भी ये दूरदर्शन उतना ही प्रासंगिक है जितना कि शुरू में था। जी, चूँकि आपने दूरदर्शन का जिक्र किया, तो हम ये भी है यहाँ पर जानना चाहेंगे, आज का जो युग है डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का भी ज़माना है, तो अगर हम दूरदर्शन से इसका अगर कंपेयर करें तो सोशल मीडिया से दूरदर्शन कितना अलग है, कितना ख़ास है, और क्या मतलब कि आप इसको देखते हैं अगर दोनों में अगर कंपेयर किया जाता है तो? देखिए, सोशल मीडिया का चलन आज बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसकी अपनी महत्ता है, लेकिन दूरदर्शन की महत्ता किसी प्रकार से कम नहीं हुई है। दूरदर्शन का जो सेटअप है वो सोशल मीडिया का वो सेटअप नहीं हो सकता है। ये जितना सशक्त है, जितना तकनीकी रूप से समृद्ध है, सोशल मीडिया उतना तकनीकी रूप से समृद्ध नहीं है। तब तो फटाफट खबर किसी के पास पहुंचाने की जो होड़ लगी रहती है, उस होड़ में सोशल मीडिया आगे है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसकी व्यूअरशिप कम नहीं है, लोग अपने मोबाइल पे सोशल मीडिया की खबरें देख लेते हैं। अब दूरदर्शन की भी खबरें मोबाइल पे आ रही हैं, ये भी उतना ही लोकप्रिय हो रहा है। तब ये है कि बाकी और चैनल्स या जो सोशल मीडिया है, मैं समझता हूँ, ऐसा मेरा विचार है कि वो व्यापारिक ज़्यादा है। जी, इसमें एक खामियां भी ये देखी जाती है कि भ्रामक खबरें भी बहुत तेज़ी से वो फैलाती है। देखिए, ये खबर प्रसारित करने की आपाधापी में पहले भी जब दूरदर्शन नहीं था इतना प्रचलित और प्रिंट मीडिया था, तो जितनी एजेंसियां थीं उन एजेंसियों में होड़ लगी रहती थी कि पहले इस खबर को कौन ब्रेक करे, और इस होड़ में कभी कभी वो गलत खबर भी प्रसारित कर देते थे और बाद में टेलीप्रिंटर पर आता था उस खबर के बारे में कि किल किल किल, इसको ख़त्म कर दें। ठीक है ना। लेकिन दूरदर्शन हर माने कहिए आपकी ठोक पीट के कोई खबर देती है। कभी दूरदर्शन में ये नहीं कहा जाता है कि ये जो खबर मैंने पहले दिखाई थी उसको आप भूल जाएं, अब ये नई खबर ये है। अपडेट ज़रूर होता रहता है, लेकिन पुरानी खबर गलत थी उसको नष्ट कर दें, ऐसी खबर नहीं आती है दूरदर्शन में, किसी भी चैनल में। वो आगे की खबर को उसमें जोड़ते जाते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, अब क्या स्थिति है, ये बताते हैं लोग। जी, चूँकि भारत में जब नया नया टेलीविज़न आया तो उत्सुकता बहुत ही ज़्यादा थी ब्लैक एंड वाइट को लेकर। किसी चीज़ों को दूर बैठे आप देख सकते हैं, वो भी एक छोटे से बक्से के रूप में जब सामने आया था, तो वो दिन भी हम भूल नहीं सकते। जब मतलब कि सिग्नल को पकड़ने के लिए हम लोग को छत पे जाकर एंटीना इधर उधर घुमाना पड़ता था, ब्लैक एंड वाइट, मतलब कि एक टीवी और पूरा मोहल्ला एक साथ इकट्ठा होकर बैठकर दिखता था। आपकी किस तरह की यादें उन दिनों से जुड़ी हुई है, जरूर चाहेंगे अगर कुछ आपके संस्मरण हो तो ज़रूर बताएं। अरे मैं बताता हूँ आपको कि मैं भी जब एक बार दिल्ली गया किसी कार्यक्रम के तहत, तो मुझे मालूम था कि मेरे एक मित्र जो होम डिपार्टमेंट में हिंदी ऑफिसर हैं, उनके यहाँ टीवी है जी। तो हम 4-5 मित्र मिलके अपने उस मित्र से कहा कि भाई तुम अपने भैया को फ़ोन करो कि हम लोग आज टीवी देखना चाहते हैं। और मैं उनके यहाँ गया था और पहली बार टीवी वहाँ देखा था, तो मैं अचंभित रह गया था कि भाई इतना साफ स्पष्ट आवाज़ भी, चित्र भी, ये कैसे होता है। तो जैसे जैसे तकनीक का विकास होता चला गया, वैसे वैसे दूरदर्शन और टेलीविज़न भी उतना ही बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने लगा लोगों को। जी, भारत में जब टेलीविज़न आया तो निश्चित तौर पर कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो नगण्य के बराबर थे, जो छुपे हुए थे, चाहे वो कला जगत की बात की जाए, कृषि जगत की बात की जाए। तो क्या लगता है कि कितना प्रभाव समाज में और भी कई सेक्टर्स पे टेलीविज़न का रहा है, भारत में कितना योगदान आप देखते हैं टेलीविज़न का? देखिए, बहुत बहुत बड़ा योगदान है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। आप कृषि के क्षेत्र में किसान घर बैठे कौन सी खेती किस मौसम में करें ये जानने लगे। कलाकार जो उपेक्षित थे उनको मंच मिलने लगा। बड़े बड़े विद्वानों के पास जो जानकारियाँ थी वो देश दुनिया के लोगों से वो शेयर करने लगे। सबको मालूम होने लगा कि भाई ऐसा होता है,
शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति आ गई। अभी कोरोना के काल में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी घर बैठे। स्कूलें बंद हो गई थीं तो छात्र अपने घर में बैठे पढ़ते थे, दूरदर्शन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। तो ये क्रांति तो हुई है। ये टेलीविज़न के इतिहास में हम कहेंगे कि ये सुरखाब का पर लग गया तकनीक के विकास होने के बाद। जी, तो टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो इसमें कितनी, क्योंकि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी हमें इस बात का संदेश भी देती है, और टीवी का बदलता हुआ स्वरूप, पहले एक एडियट बक्सा जिसे बोलते थे, छोटा सा बक्से, और उसके बाद कलर टीवी, फिर उसके बाद एलसीडी, उसके बाद एलईडी टीवी, अब हर जगह, यानी कि टेक्नोलॉजी का ये स्वरूप जो है लगातार बदलता जा रहा है। अगर मैं बात करूँ, चूँकि जो पास्ट है हमने देखा टेलीविज़न का, प्रेजेंट भी देख रहे हैं, फ्यूचर आप क्या देख पाते हैं टेलीविज़न का? फ्यूचर तो हम बहुत अच्छा देखते हैं, इसलिए कि लोगों की आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जैसे आज आप हमारे सामने सवाल जवाब कर रहे हैं, हम लोग आपस में बैठ के आप पूछते हैं, मैं बताता हूँ, हो सकता है कि टेलीविज़न पर आने वाले समय में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि लगातार घर बैठे आप कोई प्रश्न पूछें, और स्टूडियो में ऐसा एक कार्यक्रम आपके पटना दूरदर्शन में होता है। उसमें होता है कि ये दूरभाष पर बातें होती रहती हैं, और किसी को कोई प्रश्न मन में कुलबुला रहा है तो वो फ़ोन करके पूछता है और उसका जवाब उसको तत्क्षण मिल जाता है। जो विशिष्ट व्यक्ति बैठे होते हैं उनकी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। समाधान हो जाता है। तो ये सब तो बहुत अद्भुत चीज़ें हैं ना। वैसे आपके मन में ये बात आएगी कि भाई ये भी बात बताता, ये बात बताता, तो आप प्रश्न पूछते हैं और आपको जवाब मिल जाता है। तो ये सब तो दूरदर्शन की हमको लगता है क्रेडिबिलिटी है, इसकी विशिष्टता है, और आगे और भी हमको लगता है कि जैसे जैसे तकनीक का विकास होगा वैसे वैसे दूरदर्शन की महत्ता बढ़ती चली जाएगी। जी, मन में जितनी ज़्यादा उत्सुकता, टेलीविज़न का प्रभाव उतना ही ज़्यादा देखने को मिलता है हम सभी के बीच, हमारे समाज में भी। अगर बात की जाए तो युवाओं में टेलीविज़न ने कितना बड़ा मतलब कि जो प्रभाव है वो डाला है, जरूर चाहेंगे इस पर जरूर प्रकाश डालें। देखिए, युवाओं में आजकल एक क्रेज आ गया है मनोरंजक कार्यक्रम देखने का। तो जो प्राइवेट चैनल हैं वो मनोरंजक कार्यक्रम ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन दूरदर्शन सिर्फ मनोरंजन के चक्कर में नहीं रहता है, उनके ज्ञान की वृद्धि करने के चक्कर में भी रहता है। इसकी ये इच्छा होती है कि हम अपने युवाओं का ज्ञानवर्धन करें। तो हमारा दूरदर्शन इसके तरफ ज़्यादा सक्रिय है, और धीरे धीरे हमारे जो युवा हैं उनको भी इसका लाभ मिल रहा है और वो दूरदर्शन के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन युवा मन चंचल मन होता है, इसलिए वो चाहता है कि हमारे सामने ऐसे कार्यक्रम पेश किए जाएं जो मेरा मनोरंजन करे ज़्यादा और ज्ञानवर्धन करे कम। लेकिन ये सभी युवाओं में ये बात नहीं है। ऐसे भी हमारे युवा हैं जो चाहते हैं कि हमको शैक्षणिक कार्यक्रम हमारे सामने पेश किए जाएं जिससे कि मेरा ज्ञानवर्धन हो सके। तो युवाओं का भी आकर्षण दूरदर्शन से बढ़ता जा रहा है। जी, मगनदेव जी, आपको क्या लगता है कि अगर खेल जगत की अगर हम बात करते हैं तो खेल जगत में टेलीविज़न ने अपना क्या योगदान दिया, क्या छाप छोड़ा है? क्योंकि एशियन गेम्स पहले भी बहुत होते आ रहे थे, लेकिन उन्हें टेलीविज़न पर आने के बाद एक तरह से देखा जाए तो जो खेल जगत में भी एक क्रांति आई और जो प्रचार प्रसार हुआ, कितना इसे मतलब कि आप अभिन्न योगदान आप मानते हैं इसमें? ये बहुत बड़ा योगदान है खेल के क्षेत्र में भी। जैसे अभी आपने शुरू में चर्चा में कहा था कि अभी महिलाओं ने क्रिकेट में, हॉकी में जो है सो वो चीन को परास्त करके विश्व कप जीत लिया है। अब जो घर बैठे लोग हैं जो ये खेल को राजगृह जाके नहीं देख सकते हैं, वो अपने घर बैठे इस खेल के मैदान में पहुंच जाते हैं और उस खेल की बारीकियों को भी देखते हैं। जो स्पोर्ट्समैन हैं वो देखते हैं कि भाई किस प्रकार से ये शॉट मारा गया जो गोलकीपर इस बॉल को बचा नहीं पाया। तो ये सारे तकनीक वो घर बैठे देखता है। तो खेल जगत में भी ये समझिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दूरदर्शन का है और हमारे खिलाड़ियों को मिलता है इसका लाभ। जी, मगनदेव नारायण जी, जब हम टेलीविज़न की बात करते हैं तो जब से भारत में टेलीविज़न आया, न सिर्फ ये मनोरंजन के साधन के रूप में इसे देखा जा रहा है, बल्कि चाहे वो हमारा धर्म हो, हमारा सनातन धर्म हो, विज्ञान हो, या फिर खेल जगत हो, कृषि हो,
हमारी सभ्यता हो, संस्कृति हो, हर क्षेत्रों में इसका प्रचार प्रसार भी इसके माध्यम से होता रहा है और ज्ञानवर्धक की बातें तो होती ही रही हैं। तो क्या लगता है कि इनसे लगातार जो इंट्रैक्शन है युवाओं का बना रहे, हर वर्ग तक इसका जो पहुंच है वो बना रहे, इसको लेकर क्या आप उम्मीद करते हैं? ये बना रहना चाहिए, इसको लेकर इन फ्यूचर में क्या आप देखते हैं, इसका कल्पना क्या करते हैं आप? मुझे लगता है कि दूरदर्शन सही रास्ते पे चल रहा है। ये शैक्षणिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक कार्यक्रम, स्पोर्ट्स के कार्यक्रम और कृषि जगत के कार्यक्रम, जो आम जनता की चीज़ें हैं उनको जानने के लिए मन में उत्कंठा रहती है, उनके शांति के लिए कार्यक्रम बनाते रहे ताकि उनकी उत्कंठा शांत होती रहे, उनका लगाव दूरदर्शन के प्रति बढ़ता रहे और हमेशा कायम रहे। जी, चुनाव के वक्त भी देखा जाता है कि दूरदर्शन पे की काफ़ी जो अहम भूमिका है वो देखने को मिलती है। तो इससे कितना बड़ा जो मैसेज है एक तरह से देखा जाए तो आम लोगों के बीच, युवाओं के बीच देखने को मिलता है? देखिए, भारत में राजनीतिक गतिविधियों के प्रति पूरी जनता को, जिसमें युवा भी है, उसके मन में ये जिज्ञासा होती है कि भाई ये 5 साल के बाद चुनाव हो रहा है या ये उपचुनाव हो रहा है, इसमें क्या होगा। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं वो पूरे देश को प्रभावित करती हैं, तो इन गतिविधियों के बारे में जानने की इच्छा युवाओं में भी बहुत होती है। वो भी जानना चाहता है कि भाई क्या परिणाम आने वाला है, कौन सा राजनीतिक दल आगे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, उसकी क्या खासियत है। तो राजनीतिक क्रियाकलापों के बारे में भी घर बैठे जानकारी उनको मिलती है इन चुनावों के माध्यम से। और इसको जब दूरदर्शन, चाहे कोई भी चैनल हो, जब प्रचारित करता है तो उसका लाभ तमाम जनता को होती है, चाहे वो युवा हो, वृद्ध हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको इसका लाभ मिलता है। इसलिए इसके योगदान को कम करके नहीं आंका जा सकता है। बिल्कुल, इसके योगदान को कभी भुलाया भी नहीं जा सकता, योगदान को हम आंका भी नहीं जा सकता। और प्रबल इसकी जो संभावना, इन फ्यूचर आपने कहा कि ये जो ज्ञानवर्धक बातें हैं टेलीविज़न से बनी रहें, उसका भी हम सभी लोग इसकी उम्मीद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे युवाओं से, खासतौर पर टेलीविज़न आज दिवस है, विश्व टेलीविज़न दिवस है, युवाओं से कोई अपील रहेगी, कोई मैसेज उनके लिए रहेगा? मैं युवाओं से यही आग्रह करूँगा कि दूरदर्शन का उपयोग अपने ज्ञानवर्धन के लिए करें। हमारे देश की जनता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो, उस जनता के मन में जो उत्कंठा है, उस उत्कंठा को शांत दूरदर्शन निश्चित रूप से करेगा। ऐसे ऐसे कार्यक्रमों को लेके आएगा जो आपके हित में होगा। आपका समर्थन, सहयोग दूरदर्शन को मिलते रहना चाहिए। चलिए, आपने अपने अनुभव को साझा किया और वर्ल्ड टेलीविज़न डे पर आपने जो बातें बताई, जो उन दिनों को ये भी याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे खास कार्यक्रम में अपना अनुभव आपने साझा किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही नाट्य कलाकार हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की एक प्रतिनिधि भी हैं और चूँकि एक महिला पूजनीय भी होती है और समाज में जीवन को जो है कि स्वरूप एक देखा जाए तो एक स्वरूप भी तैयार करती है कि समाज में जो निरंतरता है कैसे बनी रहें। उनके अद्भुत कलाओं का दर्शन भी हम आपको कराएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे जो खास मेहमान हैं, नाट्य कलाकार और चिकित्सक डॉक्टर अंजू जी पर आधारित एक सॉफ्ट स्टोरी। डॉक्टर अंजू चंद्रा पेशे से एक होम्यो चिकित्सक होने के साथ नाट्य जगत की एक बड़ी कलाकार है। यूँ तो आज एक सफल नाट्य कलाकार होने के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रही हैं, लेकिन ये सब इनके लिए उतना आसान भी नहीं रहा। विधाता ने कला की बीज तो इनके अंदर बचपन से ही बोया था। पश्चिम बंगाल के रहने वाली डॉक्टर अंजू चंद्रा शादी के बाद बिहार आ गई, लेकिन डॉक्टर अंजू चंद्रा ने स्कूल के दिनों से ही नाट्य कला में रुचि देखने को मिली। 8 से 10 वर्ष की आयु में ही नाट्य जगत में इन्होंने अपनी कला का लोहा मनवाया और दर्शकों की खूब तालियां और वाहवाही बटोरी। बचपन की इन्हीं तालियों ने डॉक्टर अंजू चंद्रा को काफी प्रेरित किया और नाट्य जगत में आगे बढ़ने का हौसला भी दिया, जिसके बाद इन्हें भी उस छोटे से उम्र में ही पता चल गया
वो इस कला के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकती हैं। अपनी कला के बदौलत रेडियो स्टेशन में भी इन्होंने कई नाट्य कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। तो इनकी कला को सलाम करते हुए, प्रणाम करते हुए, इनका बड़ी हर्ष के साथ इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं अंजू मिश्रा जी। अंजू चंद्रा जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। पेशे से आप एक होम्यो चिकित्सक हैं, सेवा दे रहे हैं और इसी के साथ साथ एक नाट्य जगत में आपकी एक अलग पहचान आपकी है। उन्होंने अटूट आपने जो छाप छोड़ी है, वाकई में हम दिल से सलाम करते हैं आपकी कला को। मतलब कि शुरुआत से आपने जो कला का जो प्रदर्शन दिया है वो देखने लायक है और आपने विदेशों में भी इसकी पूरा भारत में आपने भ्रमण किया है, बांग्लादेश में भी आपने यहाँ पर भ्रमण किया है नाट्य कलाकार के क्षेत्र में। इसके बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन चूंकि आज वर्ल्ड टेलीविज़न डे है तो जरूर चाहेंगे इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप एक रंगमंच है, मंच पर से आपने टेलीविज़न पर भी आई हैं और वहाँ पर भी अपने आप को देखा है। तो कैसे आज के दिन को आप याद करना चाहेंगे? विश्व टेलीविज़न दिवस को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आज विश्व टेलीविज़न दिवस सिर्फ हम ही लोग नहीं, भारत के देश के लोग ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड उसे मना रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम सभी उसके साथ जुड़ गए हैं और हम लोग आपस में एक दूसरे के कल्चर, सभ्यता और पढ़ाई लिखाई से शिक्षा हो, विभाग हो, चाहे कार्यक्रम कुछ किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, चाहे वो एंटरटेनमेंट का कार्यक्रम हो, सब कुछ हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, दुनिया को जान सकते हैं। ये एक बहुत सही टेलीविज़न का ये जो हमारे साथ सब लोग जुड़े हैं, ये एक बहुत अच्छा सहारा है जिसके चलते हम आज आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत ही कम पैसे में, कम खर्चे में हम इसको सारी दुनिया को अपनी आंखों के सामने पाते हैं। जी, चूँकि आप जिस ज़माने से आती हैं, मतलब कि उस ज़माने में भारत में नया टेलीविज़न आया, तो उन दिनों की किस तरह के जो संस्मरण है आपके साथ जुड़ी हुई है, जरूर चाहेंगे इसके आप साझा करें और किस तरह की जो यादें हैं जरूर बताएं। देखिए, वर्ल्ड टेलीविज़न तो बहुत पहले ही इसका आविष्कार हो चुका था और लेकिन हमारे देश में, जो हमारे इंडिया में 35 साल बाद आया और उसके बाद फिर ये जो है जो टेलीग्राम का हमारा कार्यक्रम है, ये धीरे धीरे बढ़ता गया, लोग उसमें जुड़ते गए और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जैसे सुभाष चंद्र जी हुए, रजत शर्मा जी हुए और एकता कपूर हुई, सुबह सूरी हुए। इतने सारे जो लोग हैं, ये लोग हमारे टेलीविज़न को बहुत वृहत रूप से फैलाया और बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छी शिक्षा, मनोरंजन का कार्यक्रम, ये सब कुछ हमारे सामने रखे और जिससे क्या हुआ कि सारी दुनिया एक आसान तरीके से सारी दुनिया को देख सके, सारा प्रोग्राम देख सके, अच्छी अच्छी शिक्षा की चीज़ें सामने आई उसको देख सके। अब ये कह सकते हैं, देखिए कोविड काल एक ऐसा समय था, इतना घातक था कोविड काल। उस समय हम लोग किसी से ना बात कर सकते थे, ना किसी से मिल सकते थे, लेकिन एक टेलीविज़न ही ऐसा जरिया था जो हम लोगों को घर बैठे शांत तरीके से, मानसिक शांति से हम लोग टेलीविज़न में प्रोग्राम देख सके। और टेलीविज़न में जो हम लोगों की आपदा पड़ी थी इसकी, कोविड की, उसका कैसे इलाज किया जाए, कैसे हम लोग बच सके, क्या दवाई है, कैसे हम लोग को रहना चाहिए, ये सब हम लोग टेलीविज़न के माध्यम से ही जाने। और शिक्षा में इतनी उन्नति हुई कि जो हमारे बच्चे हैं, हम लोग तो कहीं कोविड काल में भेजे नहीं, वो बहुत लंबा समय चला, 2 से 3 साल तक। हम लोग सबको बहुत नुकसान हो सकता था। समझिए कि एक तरह से समय थम गया था, लेकिन इस थमते हुए समय में भी टेलीविज़न का बहुत बड़ा मार्गदर्शक के रूप में उभरा है और उस समय टेलीविज़न में ही बच्चों की पढ़ाई वगैरह होती थी, इसलिए इनकी शिक्षा रुकी ही नहीं। तो इसलिए हम धन्य कहेंगे टेलीविज़न को कि ये बहुत बड़ा माध्यम रहा है हमारी शिक्षा को आगे बढ़ाने में और हम लोगों के मनोरंजन में और विपदा काल में, आफत में भी हम लोगों को सहायता देने में। जी, डॉक्टर अंजू चंद्रा जी, चूँकि आप एक नाट्य कलाकार हैं, हम नाट्य कलाकार की बात करते हैं, तो जब भारत में नया टेलीविज़न आया तो हमने देखा कि कई ऐसे नाट्य कलाकार जिन्हें टेलीविज़न ने प्रतिष्ठित किया,
एक प्लेटफॉर्म दिया, चाहे वो हमने जिक्र किया शुरुआत में, चाहे वो शाहरुख खान हो, ए.के. हंगल साहब हो, या फिर शबाना आज़मी हो, और भी ऐसे चर्चित नाम हैं जो आज के डेट में बॉलीवुड में एक स्थापित कलाकार हैं। क्या लगता है कि उन कलाकारों के लिए कितना बड़ा ये प्लेटफॉर्म साबित हुआ, कितना बड़ा ये मौका था, जो कि आप भी एक नाटक कलाकार हैं, पहले आप रंगमंच से जुड़ी, उसके बाद आप भी टेलीविज़न पर आए, तो ये कितना बड़ा मौका समझती हैं आप उन कलाकारों के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले रेडियो से जुड़ी जी। सबसे पहले रेडियो से जुड़ी, जिसमें सिर्फ हम अपनी आवाज़ दे सकते हैं, है ना, हम अपने आप को दिखा नहीं सकते। रेडियो से जुड़कर मैं नाटक करी, अपनी आवाज़ की उतार चढ़ाव और उस आवाज़ के एक्सप्रेशन से मैं दुनिया को नाटक करके बताई या सुनाई, दिखा नहीं सकी। जो हम अपने पूरे एक्सप्रेशन को या बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल भी दिखा नहीं सकती थी, वो तो सिर्फ सुना सकती थी, तो सिर्फ आवाज़ के माध्यम से ही कर पाती थी। धीरे धीरे जब टेलीविज़न आया तो हम लोगों को बहुत खुशी मिली कि चलो टेलीविज़न में हम ये दिखा भी सकेंगे, सुना भी सकेंगे, प्रदर्शन भी कर सकेंगे, और जो हमारा भाव है हम अपने अच्छी तरीके से और भी उसको सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे। तो टेलीविज़न के आने से तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ, और हम टेलीविज़न से जो अपना नाटक जो हम सीखते हैं, इंसान, देखिए मैं एक बात कहती हूँ, इंसान ज़िंदगी भर सीखता है। ये मैं नहीं कहती कि आज मैं सीख नहीं पाऊँगी, आज के दिन में भी मैं सीखती हूँ। इंसान हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है। तो टेलीविज़न के माध्यम से जितने भी रोचक कार्यक्रम जो हमारे पसंद के होते हैं, ये मैं देखती हूँ, तो उससे मैं हर दिन सीखती हूँ और आज तक सीखती आ रही हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि टेलीविज़न एक कितना बड़ा माध्यम है जो आज तक हम लोग को, सभी लोगों को इतने अच्छे से अच्छे प्रोग्राम प्रदर्शित करता है, जिससे हम लोग हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। सिर्फ मेरी ही बात नहीं, यहाँ टेलीविज़न में देखिए बच्चों से लेके, टीनेज से लेके, बुज़ुर्ग से लेके, और सभी के साथ उसमें प्रोग्राम होते हैं, जिसमें सबका एंटरटेनमेंट एट ए टाइम हर चैनल में होता है। जी, डॉक्टर अंजू चंद्रा जी, उस दौर में जब टीवी देखना भी मुश्किल से मिल पाता था, बिल्कुल, उस वक्त टीवी पर आना अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जैसा कि आपने बताया कि आपकी सफ़र की शुरुआत है, जो कि बचपन से ही शुरुआत इसकी हो गई थी, धीरे धीरे रंगमंच की दुनिया में आपने प्रवेश किया, रेडियो से आपकी जो जर्नी है इसकी शुरुआत हुई। रेडियो में डायलॉग्स को बोलना, नाटक का रूपांतरित रूप पूरा तरीके से करना, ऐसा कि दर्शक उसे देख रहे हो सुनने के माध्यम से। लेकिन रेडियो से जब आप टेलीविज़न पर आए, तो पहली बार जब आप टेलीविज़न पर आए, तो उस वक्त आपका रिएक्शन कैसा था कि आप रेडियो से डायरेक्ट टेलीविज़न पर आई हैं? कैसे महसूस की उस क्षण को जरूर बताएं। उसमें तो सबसे पहली बात तो ये थी कि रेडियो में तो मैं स्क्रिप्ट देख देख के एकदम आराम से बोलती थी, पढ़ती थी, तो फुल कॉन्फिडेंस आता था कि भाई ये तो देख के पढ़ रही हूँ, खाली हमारे बोल की आवाज़ का उतार चढ़ाव करना है। बट जब हम टेलीविज़न में प्रोग्राम करने लगे, तब मुझे तो सारे डायलॉग्स रटने पड़ते थे। ये चेंजेस आया और बहुत कॉन्शियस होना पड़ता था कि भाई दुनिया देख रही है, तो हमें वो उस पर ज़्यादा ध्यान देना होता था और ज़्यादा होमवर्क करना पड़ता था। लेकिन हाँ, एक आत्मसंतुष्टि बोल के कोई चीज़ होती है, टेलीविज़न में नाटक करके या हम स्टेज में नाटक करके, वो आत्मसंतुष्टि हमें मिली है। वर्ल्ड टेलीविज़न डे पर जो चर्चा है, बातचीत लगातार हमारी जारी है, और इसके लिए हमारे साथ बिहार अभियान में मौजूद हैं वरिष्ठ नाट्य कलाकार और चिकित्सक डॉक्टर अंजू चंद्रा जी। पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंजू चंद्रा जी, टेलीविज़न के रूप में लोगों ने टेक्नोलॉजी के बदलते स्वरूप को देखा है, मानवीय समाज पर इसका आप कितना असर देखती हैं? क्योंकि हर एक चीज़ का अगर सकारात्मक पहलू होता है तो उसका नकारात्मक भी पहलू देखने को मिलता है, तो जरूर चाहेंगे इस बारे में अपनी जो राय है जरूर दें। आपने सही कहा, नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू, ये दोनों को मैं झेल चुकी हूँ। नकारात्मक को तो झेली हूँ, और सकारात्मक के लिए तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि चलो लोग अब समझने लगे हैं। जिन दिनों मैं नाटक में काम करती थी, उन दिनों तो टेलीविज़न भी नहीं था, तो हम जब नाटक करने के लिए जाते थे तो मुझे डर डर के जाना होता था, इसलिए कि हाय राम, ये इतनी रात को जा रही है, इतनी रात को लौट रही है, लोग गंदे निगाह से देखते थे, और मुझे लगता था कि मैं कैसे भी छुप के घर आऊँ। मैं फ्री नहीं होती थी, मुझे लगता था कि जैसे मैं कोई गलती कर रही हूँ, कोई अपराध कर रही हूँ। लेकिन आज के डेट में, आज जब बच्चे नाटक करने के लिए जाते हैं या युवा नाटक करने के लिए जाते हैं, या बच्चे कुछ सीखते हैं, म्यूज़िक हुआ, गाना हुआ, डांस हुआ, तो गार्जियन को बहुत खुशी मिलती है और बड़ी खुशी से वो कहते हैं कि आज हमारे बच्चे जा रहे हैं। तो इसमें जो समाज है वो पूरा साथ देता है उनका, और खुश होते हैं, जो कि हम लोगों को छुप छुप के जाना पड़ता था, और आज किसी को छुपना नहीं पड़ता है, बल्कि बहुत प्राउड फील करते हैं कि भाई हाँ, नाटक करने जा रही है, नाटक में भाग लेती है, इसमें ये विधा है
ये बहुत अच्छी कलाकार हैं, या कोई म्यूज़िक सीखता है, गाना सीखता है, डांस सीखता, अच्छा आपने बच्चे को डाला है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बच्चा अच्छा आगे करेगा, जो कि हम लोगों के समय में ऐसा नहीं था। तो इसलिए मुझे ये बहुत खुशी मिलती है कि टेलीविज़न एक ऐसा ज़रिया है जो ये मानसिक जो कमियां थी, जो जिसको ख़राब दृष्टि से देखा जाता था, आज उसी चीज़ को अच्छी दृष्टि से देखते हैं। बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि भी कह सकते हैं समाज की, कि उस परिवेश से जब हम इस परिवेश में आते हैं हाँ। तो सामाजिक बदलाव भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला है, स्तर भी सुधरा है। बिल्कुल। क्योंकि आपने जो संघर्ष किया, उसके बाद आप जिस तरह से आप अपने आप को एक तरह प्रतिष्ठित किया है नाट्य कलाकार के जगत में, महिला सशक्तिकरण का एक स्वरूप ही आपको हम मानेंगे, और जो लोग हैं आपको मानते हैं, तो उन महिलाओं के लिए कोई संदेश आपका रहेगा? जो महिलाएं, उनमें कला तो है लेकिन एक झिझक की वजह से कहीं ना कहीं अपनी कला को प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं, थोड़ा सा डरती हैं, समाज का डर भी रहता है, तो क्या उनसे कहना चाहिए? ये बात तो सही है कि झिझकती हैं, झिझकती तो मैं भी थी। समाज के साथ चलना होता है इंसान को, औरत को हमेशा समाज को लेकर चलना होता है, घर परिवार लेके चलना होता है, बाल बच्चों को लेके चलना होता है, आसपास सभी लोगों को देख के उसको ध्यान में रखते हुए मान इज्जत सम्मान के साथ अपने मर्यादित होके चलना पड़ता है। तो इसको बैलेंस करने में औरत का बहुत बड़ा हाथ है। औरत को खुद पता होता है कि हमको कैसे बैलेंस करना है। और मेरे लिए तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि हमारे घर में हमारे सास ससुर या हमारे परिवार के लोग बहुत इस बात को समझते थे, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ सकी और जिसकी वजह से मैं बैलेंस कर सकी, अपने बच्चे परिवार को पढ़ाना, साथ जॉइंट फैमिली में रहना, सास ससुर की सेवा करना, उन लोगों को खुश करना, साथ में फिर हम अपना नाटक भी साथ में रखे हुए थे और नाटक करने के लिए भी जाते थे, फिर वहाँ से लौटते थे तो मुझे कोई डर नहीं होता था। पहले जो एक डर लगता था कि लौट रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, धीरे धीरे हटने लगा, वो डर हटने लगा, क्योंकि सबसे पहला समाज घर परिवार ही आता है। तो जब घर परिवार साथ है, हम समझ सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी को देखते हुए समाज को, परिवार को बिल्कुल बैलेंस करते हुए, अपने आप को संतुलित करते हुए अपने आप को स्थापित किया है। जी हाँ। कोई मैसेज आप महिलाओं को, युवा वर्ग को देना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल देना चाहूँगी। मैं ये कहूँगी कि देखो, आपके मन में जो इच्छा है, जो शौक है, जो हॉबी है, उसको दबाए नहीं, वो धीरे धीरे आप रास्ता खोजे और रास्ता खोज के उसे निकाले, और उसको जब आप खोज के रास्ता निकालेंगे और उसको करेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर पार कर पाएंगे, जैसे मैंने किया। और आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि हाँ मैं वो कर सकी, मेरे अंदर जो इच्छा थी, मेरी जो अंदर जो हॉबी थी, वो मैं उसको भी कर सकी, समाज को लेके चली, परिवार को लेके चली, और साथ में अब मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हूँ, प्रैक्टिस भी करती हूँ। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ, जो मुझे बहुत करके संतुष्टि मिलती है, क्योंकि मैंने समय का फ़ायदा बहुत उठाया है। अब बच्चे बड़े हो गए, शादीशुदा हो गए, अपने अपने घर में चले गए, मेरी जिम्मेदारी, सास ससुर भी संसार से चले गए, तो अब मेरी जिम्मेदारी धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन मैं इस जिम्मेदारी को कम नहीं की, मैं इस चीज़ को, इस समय को, ये जो हमारे पास इतना समय बचा है, मैं मेडिकल का मैंने कोर्स किया हुआ था, DHMS मैंने पास किया था, तो उस विधा को मैं आगे बढ़ाई, और आज मैं जितना समय हो पाता है, दोनों टाइम मैं क्लिनिक जाती हूँ और प्रैक्टिस करती हूँ और मरीजों की सेवा करती हूँ। बिल्कुल, और वो दिख रहा है आपके संतुलित जवाब से, और जिस खूबसूरती के साथ आपने जवाब दिया, वाकई में हम समझ सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण सिर्फ देखने से पता चल जाएगा कि आपको जिन जवाब आपके सामने रखा गया, उन जवाबों से हम बहुत कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। आपने अपने लिए, समाज में, अपने परिवार के लिए जो उपलब्धियां हासिल की है, वाकई में उसके लिए हम दिल से सैल्यूट करना चाहेंगे। मैम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए आपका, और आपने जो अनुभव साझा किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अंजू चंद्रा, जिन्होंने अपने खूबसूरत अनुभव को खूबसूरत जवाबों के माध्यम से हम तक साझा किया। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि कार्यक्रम समापन की ओर है, तो उसके पहले हम सुरीले नगमे का जो एक नगमा है आपके सामने हम रखना चाह रहे हैं। देखिए सुरीले नगमे। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ,
ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को, तरस रहे हैं जवां फूल होठ छूने को। मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें। मचल मचल के हवाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। से खुशबू की भीख लेने को, तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को। झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें। झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं। तो विश्व टेलीविजन दिवस पर आधारित हमारा आज का खास अंक बिहार अभियान आपको कैसा लगा? खत के माध्यम से जरूर बताएं, क्योंकि टेलीविजन और मोबाइल SMS के दौर में आप पत्र लिखना बिल्कुल ना भूलें। चाहे तो आप हमें ईमेल के जरिए भी पत्र लिख सकते हैं। नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रीजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल ID है directorddkpatna@gmail.com। और हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। नमस्कार।